गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिटेल मैनेजमेंट के फोर्थ चैप्टर में जो सेकंड प्राइमरी स्ट्रेटजी है मर्चेंडाइजिंग, जिसे आप प्रोडक्ट गुड्स कहते हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जो मर्चेंडाइजिंग है वो प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटजी का सेकंड स्टेप है। और फर्स्ट हमने स्टोर लोकेशन की बात करी थी। तो यहाँ पर रिटेलर ये कहता है कि स्टोर लोकेशन को डिसाइड करने के बाद रिटेलर का जो मेन इम्पॉर्टेंट काम है कि स्टोर के अंदर किन किन गुड्स को अरेंज करके रखना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड या फिर डिमांड ऑफ द कस्टमर। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक रिटेलर जो है कितने तरह के गुड्स अपने स्टोर में रखेगा, स्टॉक में कितना माल रखेगा जो ईज़िली कस्टमर को सेल हो सके। रिटेलर फिर ये डिसाइड करता है कि उसे एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन के साथ काम करना है या नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट लाइन के साथ काम करना है। जब वो ये दोनों चीज़ें डिसाइड कर लेता है, फिर बहुत सारे फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कंपटीशन है, इनकम है, परचेजिंग पावर ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो स्टॉक में उन गुड्स को रखना स्टार्ट कर देता है। कहते हैं जो मर्चेंडाइजिंग है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क है एक रिटेल मैनेजमेंट के लिए। मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम करती है कि अगर आप राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस में, राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पर और राइट प्राइस पर पहुंचा देते हो तो आपका वो काम कंप्लीट हो जाता है। मर्चेंडाइजिंग कॉम्बिनेशन है 5 राइट का। वो 5 राइट कौन कौन से हैं? नंबर 1, एनालिसिस। कहते हैं कि एक रिटेलर को सबसे पहले डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत है कि वो अपने स्टॉक में किन किन चीज़ों को रख सकता है। उसे ये क्लियरली डिसाइड होना चाहिए कि अब मार्केट में कस्टमर के द्वारा कितने प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है। पहले वो डिमांड देखेगा, फिर उनकी डिज़ायर देखेगा कि एक्चुअल में जो डिमांड उन्होंने रखी है वो उनकी डिज़ायर है भी या नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को एनालाइज करेगा। फिर आता है प्लानिंग। देखो, किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले प्लानिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होती है। प्लानिंग में एक रिटेलर ये जानना चाहता है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर के द्वारा ईज़िली परचेज़ की जाएंगी और रिटेलर उनको ख़रीद सकता है। तो प्रॉपर प्लान के द्वारा ही उसके हिसाब से अपना काम स्टार्ट किया जा सकता है। एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि आप एक रिटेलर ने फर्दर किन किन लोगों से वो माल एक्वायर करके रखना है, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, जो भी है। हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के द्वारा वो ख़रीद रहा है वो ईज़िली उसके गोडाउन तक आ जाए, प्रॉपर कंडीशन में आ जाए, ताकि ईज़िली वो कस्टमर को सेल की जा सके। 5th पॉइंट आता है कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब है कि रिटेलर को प्रॉपरली एक्सरसाइज करना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट, जो गुड्स उसने ख़रीदी है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है बिना पैसे के आई, उनमें मनी इन्वॉल्व है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप अ चेक ऑन द फाइनेंस। यहाँ पर वो फाइनेंसिंग कंडीशंस को जो चेक करेगा और उस पर प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग करेगा। तो ये वो 5 पॉइंट है जो मर्चेंडाइजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। पहला है एनालिसिस, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा है एक्विजिशन, चौथा है हैंडलिंग और 5th वन इज़ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। कहते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट ही हैज़ टू मेड बाय द रिटेलर। प्रोडक्ट का प्राइस रखना एक रिटेलर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है और रिटेलर के लिए ये रेवेन्यू का एक सोर्स है, क्योंकि पैसा जनरेशन का एक सोर्स है। तो किसी भी काम को, मतलब हमने स्टोर लोकेशन डिसाइड करी, हमने ये डिसाइड किया कि हमने एक प्रोडक्ट लाइन के साथ काम करना है या डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के साथ काम करना है, फिर हमने फाइनल डिसीज़न लेने से पहले उसका प्राइस भी डिसाइड रखना है, क्योंकि प्राइस ऐसा होना चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के अकॉर्डिंग हो, टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग हो, स्टोर पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हो। कौन कौन से फैक्टर है जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं? जैसा है रिटेल बिजनेस मॉडल। एक रिटेलर को अपने रिटेल बिजनेस मॉडल भी देखना चाहिए कि उसने जो रिटेल स्टोर ओपन किया है वो डिस्काउंट स्टोर है, मॉल है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है डिसाइड किया जाना चाहिए। फिर आता है टारगेट मार्केट एंड डिमांड। ये इसका अनदर फैक्टर है। इसमें एक रिटेलर ये देखेगा कि टारगेट मार्केट मतलब कस्टमर किस तरह के हैं, किस तरह का प्राइस उनको सूट करता है, डिमांड क्या होगी, डिमांड कैसे अफेक्ट करेगी उस प्राइस को। उसने बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें वहाँ बेचनी है, तब उसका प्राइस क्या रखा जाएगा। लग्जरीज चीज़ें हैं तो उसका करेक्ट प्राइस क्या होगा। फिर आता है इमेज। इमेज का मतलब होता है कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट को लेकर क्या इमेज क्रिएट हो रखी है, उसकी परसेप्शन कैसी है, क्या सोचता है वो उस प्रोडक्ट के बारे में।
कहता है अगर रिटेलर के माइंड में प्रेस्टीज इमेज है, वो ये चाहता है कि मुझे तो 100% ब्रांड्स की प्रोडक्ट लेने हैं, तो डेफिनेटली हाई प्राइजेस पर भी वो उसको अफोर्ड कर लेगा। अगर वो नॉर्मल मार्केट पेनिट्रेशन है तो हमें लो प्राइस के साथ काम करना पड़ेगा। देन फोर्थ वन इज़ कॉम्पिटिटर प्राइसिंग। कहते हैं कॉम्पिटिटर प्राइस भी रिटेलर की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अफेक्ट करती है। यहाँ पर कॉम्पिटिटर अगर सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, उस कंपटीशन मार्केट में अगर सिमिलर प्रोडक्ट पहले से ही सेल हो रहे हैं तो उसके हिसाब से इन कंपैरिजन टू द हाई प्राइस थोड़ा सा लो रखा जाएगा। अगर कंपटीशन ना के बराबर है, मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी लग रही है, अभी एक ही आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, तब हाई प्राइस पर भी आप अपने कस्टमर को सेल कर सकते हो। फिर आता है यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। कहता है कि रिटेलर जब कोई प्रोडक्ट सेल करता है और मार्केट में उसका वो जो गुड्स है वो बिल्कुल यूनिक है, किसी और के पास वो अवेलेबल ही नहीं है, तब उसका जो है हाई प्राइस वो ले सकता है, प्रीमियम प्राइस भी दे सकता है। अगर सिमिलर प्रोडक्ट के साथ कम कर रहा है तो कॉम्पिटिटिव प्राइस के अकॉर्डिंग उसे अपना प्राइस डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन। कहता है कई बार इकोनॉमिक कंडीशन वीक होने के कारण प्राइजेज़ को लो रखा जाता है। प्राइस लो करने से आपकी जो इनकम है वो जनरेट हो जाती है, सेल जो है इंक्रीज़ हो जाती है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तब आप क्या करते हो, हाई प्राइस के साथ भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मिक्स की बात हो रही है। यहाँ पर रिटेलर मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले बहुत सारे कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। उन एलिमेंट्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रेजेंटेशन, कस्टमर सर्विस और पीपल आते हैं। तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट को हम मर्चेंडाइज ही बोल रहे हैं क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें उसकी विड्थ और डेप्थ को देखा जाता है। विड्थ का मतलब ये होता है कि आपने कितने प्रोडक्ट को असॉर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, कितने तरह के ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल है, सेम ब्रांड्स यूज़ कर रहे हो या मल्टीपल ब्रांड यूज़ कर रहे हो, इस तरह से। और डेप्थ का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट का ब्रांड का साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, प्राइस क्या होगा, किस स्टाइल का होगा, ये सारी चीज़ें डेप्थ में आ जाती हैं। प्राइस मतलब कि रिटेलर के द्वारा जो कस्टमर को गुड्स बेची जा रही हैं उसका प्राइस आप क्या रखने वाले हो। प्लेस का मतलब है लोकेशन ऑफ द स्टोर। प्रमोशन का मतलब है कि आप अपनी गुड्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हो, थ्रू पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, इस तरह से। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपने अपनी गुड्स को किस तरह से अरेंज करके दिखाया हुआ है रिटेल स्टोर में, उसका लेआउट कैसा है, स्टोर का एम्बियंस कैसा है, इन चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विस। देखो कस्टमर को तो आपने गुड्स सेल कर दी, गुड्स सेल करने के बाद आपने क्या पॉलिसीज़ दी उनको, क्रेडिट पॉलिसी दी, प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी दी। ये सभी जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेकर। पीपल क्या है, एचआर में क्या आता है, उस रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की वो चीज़ें आती हैं जिनमें हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इंडक्शन करते हैं। मतलब प्रॉपर्ली ट्रेंड पर्सन्स को अगर हम लेंगे तो वो प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से जो अपने कस्टमर के साथ डील कर पाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट थे, मर्चेंडाइजिंग, प्राइसिंग और मार्केटिंग, ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है, कल हम 5th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।